मैं फिर से खबरी चंदापति एक बार आया हूं आप सब लोगों के बीच। आज बिल्कुल नहीं उबाऊंगा आपको प्रधानमंत्री मोदी और राजनीति की बातों को लेकर के। आज बिल्कुल एक ऐसी बात होगा जो हर एजुकेशनल विद्यार्थी के लिए जरूरी है, खासकर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। आज मेरे साथ दो हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, मैं उनसे जानूंगा उनका एजुकेशनल जर्नी। ये सरकारी नौकरी में अभी हाल फिलहाल में तिरुचिरापल्ली डिवीजन जो कि साउदर्न रेलवे में आता है उसमें आए हैं। हम जानते हैं कि इनका शुरुआती स्टडी कैसे हुआ, वहां से उठ करके जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए इन्होंने क्या क्या सब किया और आखिर सरकारी नौकरी लेने के बाद इनके लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ा, हर एक चीज से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते, मुझे पता है कि आपका समय बहुत कीमती है। आइए सर, हमारे व्यूअर्स जो बहुत सारे ऐसे हैं जो जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, उनके पास एक सबसे बड़ी समस्या क्या रहता है कि उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाता है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं, पहले अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे आपका एजुकेशन हुआ, कहाँ हुआ और अभी क्या कर रहे हैं। अभी तो मेरा जो एजुकेशन शुरू हुआ वो गांव से ही शुरू हुआ और गांव से ही अपनी जो बेसिक पढ़ाई है वो शुरू हुआ। बहुत अच्छा। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने दोस्त लोगों से, जो लोग कंपटीशन का तैयारी करते थे, उन लोगों से जुड़ा। उन लोगों से जुड़ने के बाद मुझे ये पता चला कि आखिर तैयारी करना किस वे में है। सही बात है। ये तो दोस्त जो होते हैं ना, ये लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं भैया। ये दोस्त ही है आपको कि आप अगर कुछ ना भी करना चाहे ना तो भी आपसे बहुत अच्छा काम करवा देते हैं, लेकिन कंडीशन एक होता है कि दोस्त अच्छा होना चाहिए। हाँ, है कि नहीं सर? बिल्कुल। हाँ, तो वो जो दोस्त थे आपके, वो भी कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी करते थे। वो भी कंपटीशन का हमसे पहले से तैयारी करते थे। अच्छा। उनसे मैं जुड़ा, उनके जो तैयारी करने के जो स्किल थे उसमें प्रभावित हुआ। मैं बोला कि मुझे भी तैयारी करना है, तो उन्होंने गाइड किया कि आप ये करिए, आप करंट अफेयर्स देखिए, आप जो भी इसको पहले सिलेबस हम चलेंगे, हम उस सब सारे टॉपिक को कवर करेंगे। पहले की स्टार्ट में ब्रीफ, मैट्रिकुलेशन से आपने कहाँ से किया, हाँ ग्रेजुएशन कहाँ से किया, बस अभी इस पे फिर धीरे धीरे हम उन सब पे चलेंगे। मैट्रिकुलेशन में अपने जो गाँव के एक नियरेस्ट गाँव है उधर कुटाही पड़ता है, उस गाँव का नाम। अच्छा। कुटाही हाई स्कूल से मेरा मैट्रिकुलेशन हुआ 2005 में। अच्छा। ये मुजफ्फरपुर जिला में है। उसके बाद जब 5 में हुआ तो उसके बाद फिर 7 में गए। सॉरी 5 में मैट्रिकुलेशन हो गया, तो इंटर में एडमिशन लिया। गांव में ही है कि मतलब वही गांव के पड़ोस में ही है, अपने गांव में नहीं है। तो नीतीश्वर सिंह कॉलेज है। अच्छा, नीतीश्वर सिंह कॉलेज है गाँव में। तो उससे मैं इंटर आर्ट्स से लिया क्योंकि उस समय गाइड की कमी थी। तो और शुरुआत में था, तो अब हमारे पेरेंट्स भी हैं तो उस हिसाब से वो लोग मतलब है, लेकिन अब जो आगे क्या रिक्वायरमेंट है वो लोग उसमें वो सक्षम नहीं थे। तो मैं अपने से गया, आर्ट्स पे अपना एडमिशन कराया और इंटर किया वहाँ से। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए हम मुजफ्फरपुर आए। अच्छा। ग्रेजुएशन के कौन से साल में आपका पूरा हुआ? 10 में हो गया मेरा क्लियर। 2010 7 में इंटर हो गया, फिर 2-3 साल में मतलब मेरा कंटिन्यू सेशन रहा है। ऐसा लोगों का मानना है कि बिहार में जो ग्रेजुएशन का प्रोसेस है वो बहुत लेट है, लेकिन मेरा जो है एकदम टाइम टू टाइम क्लियर हुआ है। तो ये बिहार के रहने वाले अगर आप लोग होंगे तो आपको पता ही होगा कि बिहार में ग्रेजुएशन जो नॉर्मल 3 साल का ग्रेजुएशन होता है वो होता नहीं है भैया। 4 साल 4.5 साल सब लोगों को खींच के लग ही जाता है। लेकिन मेरा सेशन एकदम टाइम था। हो सकता है कि हम लकी हो उसमें। तो मेरा सेशन बिल्कुल क्लियर था। 10 में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था। अच्छा। उसमें मुझे लगा कि अब आगे कुछ करना चाहिए, तैयारी की नजरिए से मैंने देखना शुरू किया, लेकिन मैं उसमें उस टाइम उतना एक्टिव नहीं था। तो खेती भी घर पे था तो उससे भी जुड़ा था। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ये सब लोगों के साथ होते हैं जो शुरू में जनरल कॉम्पिटिशन्स को ध्यान देते हैं ना, देखा देखी कर देते हैं कि अच्छा वो कर रहा है हम भी खरीद। उनको पता नहीं रहता कि सिलेबस क्या है, किस क्षेत्र में आना चाहिए। वो बैंक में, रेलवे में, एसएससी सबका फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कुछ में आपको जो गाइड होना चाहिए, मिलना चाहिए कि आपको इस दिशा में, और आदमी खुद का भी अपना वो आकलन नहीं कर पाता कि हम किस में फिट बैठते हैं। सही कहा। तो एग्जाम दिए, बहुत सारे फेलियर्स को झेले। और मैंने एक्चुअली 2015 के लास्ट से मैंने बिल्कुल 100% फोकस किया कि ना मुझे अब इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पहले से वो अधूरा काम, कभी इधर बैठ गए, कभी घर आ गए, तो कभी वहाँ चले गए। सरकारी नौकरी वो मुझे लगा कि 2015 के लास्ट तक मुझे अब चाहिए, क्योंकि अगर सोसाइटी में मुझे इज्जत चाहिए, घर का खाना, घर का रहना सब तो खेती, क्योंकि खेती से हम लोग जुड़े हुए आदमी हैं, हो जाता था।
अच्छी, मतलब जो भी एक किसान को होना चाहिए उतना पर्याप्त ज़मीन है, उस हिसाब से हम लोग करते थे। लेकिन अब मैं सोचा कि अब सोसाइटी में बिहार के लोगों के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, वो लोग का झुकाव ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर है। तो मैंने उसमें अपना एफर्ट डाला, लगभग 16 से मैंने अपना पूरा एफर्ट डाला। तो फाइनली इस जॉब में आने से पहले लगभग कितने एग्जाम आपने दिया? बहुत एग्जाम, कम से कम 40-50 तो दिया ही होगा। जी बिल्कुल। मैं बताऊं कि जनरल कॉम्पिटिशन्स के बारे में कहा जाता है कि मात्र 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो फर्स्ट बार कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं और फर्स्ट बार में निकाल देते हैं। बाकी जो 99% लोग ऐसे होते हैं ना, जो 10 बार 15 बार फेल होते हैं, तब जाकर के उनको महसूस होता है कि भाई पढ़ना क्या है कि नहीं? हाँ, उसके बाद जिस समय ये महसूस हो जाता है ना लोगों की अब पढ़ना क्या है, वो छांट के जब निकाल लेते हैं क्रीम, तब जाकर के सफलता की चांसेस बढ़ जाता है और फाइनली 20-25 एग्जाम होते होते वो सफल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। आपके भी आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप पूछिएगा उनका स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक का जर्नी कि कितने बार फेल हुए और फाइनली कब जाके सफल हुए। आपका क्या अनुभव है सर इस क्षेत्र में? मैं भी बिहार से ही हूँ और बिहार के एक मिडिल क्लास फैमिली से, आई थिंक मिडिल क्लास भी नहीं, इसको बिलो मिडिल क्लास कहा जाएगा, उससे हूँ। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था कि बहुत बाद में आकर के मैंने कुछ डिसाइड किया हो कि अब ये करना है, या किसी को दोस्तों को देखा और लेट हो गया। 1% वाले लोगों में से आगे लगता नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम्स मैंने भी बहुत दिए हैं, लेकिन 18 साल जो हमारे यहाँ मिनिमम एज है, वो स्टार्ट होते ही जो मिलना शुरू हुआ वो देना शुरू कर दिया। बढ़िया। और इसका वजह ये था कि मेरे घर में सरकारी कल्चर ही था। और ऐसा था कि क्लास 6-7 में मेरा एक दोस्त था, उस समय हम लोगों का प्लान था, समझ नहीं आता था कुछ कि क्या है सीए, लेकिन उस समय लगता था सीए बनना है, सीए बनना है। ठीक है, वो दोस्त, उसका नाम है आदर्श आनंद। वो और हम दोनों साथ बैठते थे स्कूल में, सबसे पीछे के बेंच पे, हालांकि पढ़ाई बहुत अच्छी थी उस समय ये था। अब आजकल के बच्चे से किसी से भी पूछ लीजिए कि बाबू आगे चल के क्या बनना है, तो वो बोलेगा आईएएस बनना है। तो ये बच्चों में आईएएस का क्रेज क्लास 6 और 7 में आइडिया नहीं था कि क्या आईएएस और क्या सीए है, बट पता नहीं कहां से किसी जगह से एक हवा आया कि सीए बनना है। ठीक है, और लगभग हम लोग दोनों साथ में साल भर तक प्लान करते थे, भाई सीए बनना है, सीए बनना है। क्लास 6 में मैं पापा को बोलता था पापा सीए बनना है, पापा बोलते थे सीए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत महंगी पढ़ाई, ये वो। अच्छा, मतलब मैट्रिक से पहले आपको ये सब पता था कि सीए वगैरह क्या सब होता है? मुझे नहीं पता कि पता था कि नहीं पता था, बस ऐसे ही हवा में चल रहा था कि सीए बनना है, सीए बनना है। मैं अपने बारे में बता दूं तो जब मैं मैट्रिक में था ना, तो मैं सर से पूछा था कि मैट्रिक के बाद 10th होता है या 10th के बाद मैट्रिक होता है? नहीं, ऐसा नहीं था मेरे साथ, क्योंकि मेरे अब ऐसा है कि आज मैं जॉब में हूँ, हो सकता है वीडियो देखने के बाद कुछ लोग ये बोले कि अच्छा जॉब के बाद लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, बट सच ये है कि मैं जब क्लास 6-7 में था ना, तो मैं अपने गांव के 12th और ग्रेजुएट के लड़कों के साथ घूमता था। वो मुझे मार के भगाते थे कभी कभी, और अगर ये वीडियो उन तक पहुंचेगा ना, तो वो लोग अभी बहुत याद करेंगे और हंसेंगे। उन लोगों का भी बहुत योगदान है। मैट्रिक किस वर्ष हुआ आपका सर? मैट्रिक मेरा 2014 में हुआ। ओके। और इंटर हो गया 2016 में, ग्रेजुएशन हो गया 2019 में, एकदम रेगुलर। मैट्रिक कहाँ से? समस्तीपुर से ही, मेरे गांव में ही स्कूल है। हालांकि क्लास 8 तक मैं सीबीएसई बोर्ड में था, बट पता नहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम था उस स्कूल में, उसमें कुछ ज्यादा ही अमीर लोग पढ़ते थे उस स्कूल में। ठीक है, और मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था उस स्कूल में अपने आप को। तो वहां के बाद मैंने क्लास 9th में बिहार बोर्ड में हाई स्कूल में अपने आप को स्विच किया। 2 साल वहां पढ़ा हाई स्कूल में, उसके बाद फिर कॉलेज में, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सब कुछ अपने ही गांव में। ग्रेजुएशन किस वर्ष हुआ आपका? 19 में कंप्लीट हो गया। 19 में कंप्लीट। संयोग ऐसा कि 19 में ही ये रेलवे की भर्ती आई, एनटीपीसी, और 19 में ही मैंने फॉर्म भी भरा। और रेलवे का ये मेरा पहला एग्जाम था, और पहले एग्जाम में ही रेलवे ने मुझे फल दिया। हालांकि इससे पहले एसएससी का ढेर सारा एग्जाम दिया था, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से फाइनल मेरिट छूटा। आप इनको उस 1% वाले लोगों के ग्रुप में शामिल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एफर्ट था उसके बाद। लेकिन फाइनली रेलवे का फर्स्ट बार एग्जाम दिया और फर्स्ट बार में इन्होंने एक प्रतिष्ठित पोस्ट पा लिया। उसके लिए गाइडलाइन मिला, मेरे घर में सरकारी कल्चर होना, और मेरे सबसे बड़ा ये है ना, मेरी फुआ है, उनके 3 बेटे हैं, तीनों के गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, और उसमें एक भैया है अमीश भैया, वो उसने तो आज तक 4-5 बार
सरकारी जॉब निकाला है। अभी एक तो यहाँ तक कि एक्साइज इंस्पेक्टर का जॉब कच्छ में उसे पोस्टिंग मिली तो उसने ज्वाइन नहीं किया, और क्योंकि करंटली वो सीबीएन में है। उसने मुझे बहुत हेल्प किया। जिस समय समस्तीपुर में बुक्स नहीं मिलते थे कंपटीशन के, अच्छे बुक्स जो दिल्ली में चलते थे, लाइक राकेश यादव की बुक, नीतू सिंह की बुक, वो बुक्स उसने दिल्ली से ला करके मुझे दिया। समस्तीपुर में लोग जानते नहीं थे कि राकेश यादव कौन है, और वो बुक उसने मुझे 2017-18 में दिया, तो उसका बहुत हेल्प है। उसने मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए, ये जो दोनों आदमी हैं मेरे साथ में, ये रेलवे में क्लर्कल पोस्ट पे अभी काम कर रहे हैं, और एनटीपीसी जो यही एनटीपीसी 2019 की बहाली हुई थी, उसी एनटीपीसी के थ्रू ये लोग आए हैं। और बहुत मैं इन लोगों से जानने का कोशिश कर रहा हूं कि रेलवे बाकी डिपार्टमेंट की अपेक्षा कैसे बेटर है, और रेलवे ही इनको क्यों इतना पसंद आए। अब सच बताएं तो ऐसा कहना कंप्लीटली सही नहीं है कि रेलवे ही पसंद आया हो। हम लोग ऐसे लोग हैं जो जॉब चाहिए, अब वो जॉब जहाँ मिल जाए वो करने के लिए चले जाते हैं। तो हालांकि ये मेरी चाहत हमेशा से थी कि मेरी कोई भी जॉब हो तो मिनिस्टेरियल ही हो। मेरे घर के बगल में डीआरएम ऑफिस है, जब मैं उधर से गुजरता था तो सोचता था कि रेलवे में अगर जॉब हो तो मिनिस्टेरियल ही हो, यानी कि डीआरएम ऑफिस में हो या ऐसा क्लर्कियल हो, ताकि थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस ठीक ठाक रहे। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट वो होता है जिनको पूरी की पूरी एक ऑफिशियल वर्क के लिए, ऑफिशियल क्लर्कियल पोस्ट के लिए ही मतलब काम किया जाता है, उनको बाकी दूसरा फील्ड की जॉब नहीं दिया जाता है। तो सर आपको रेलवे क्यों पसंद आई फाइनली? मैं आपको उससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ कि मुझे इस जॉब में थोड़ी सी लेट हुई। उसके पीछे एक और रीज़न थी कि आज तक हमारे परिवार से कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं था। तो मेरे बाबा जी का सपना था कि इस चीज़ को तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, बेशक तुम इस पर ध्यान नहीं देते हो, अगर ध्यान दोगे तो तुम कर सकते हो इस चीज़ को। एक्चुअली मेरे पापा का इच्छा था कि मैं रेलवे में आऊँ, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं बिहार में सर्विस के लिए, बिहार में जो भी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पोस्ट हैं जो भी आती हैं उसके लिए मैं करूँ, और मैंने तैयारी भी उसी के लिए स्पेशल किया। रेलवे का एक फॉर्म डाला था, लेकिन उसका एग्जाम देने में नहीं दे गया था, जो इससे पहले जो वो एनटीपीसी की आई थी, और ये डाला था। उसके पहले मैंने दरोगा का कंटिन्यू एग्जाम दिया, 1717 का दिया, 2446 का दिया, 2213 का दिया, और अभी भी आया है, उसको भी मैं दूंगा। तो मेरा दरोगा शुरू से सपना रहा है, उसने मुझे बहुत कुछ और दर्द भी दिया है। चलेंगे सर, किसी और दिन दरोगा पे भी चर्चा। लेकिन रेलवे का मैंने एग्जाम ये दिया था, और मेरी जो मैथ रीजनिंग है वो एवरेज है। मैं उसमें बोनाफाइड स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरा एवरेज है। जो लोग बनाते हैं एवरेज मैं हूँ। मैंने जीके जीएस की अच्छी खासी तैयारी की थी, करंट अफेयर्स पर अच्छा पकड़ था, तो मैंने एनटीपीसी के एग्जाम में बैठा, और मेरा एनटीपीसी के एग्जाम में सीनियर क्लर्क पहले ही उसमें मेरे को मिल गया। एक्चुअली मेरा झुकाव जो था वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ था, लेकिन इसका भी मैं फॉर्म डाला था 19 में भी आया था 2446 दरोगा का पोस्ट, तो उसके लिए जीके जीएस की तैयारी अच्छी थी, और इधर मैथ रीजनिंग एवरेज था, तो मेरी इससे मतलब मैच हुआ, और मुझे इस रेलवे में जॉब मिल गया। अब मुझे रेलवे में आके मुझे पता चला है कि नहीं, रेलवे की सर्विस भी बहुत अच्छी सर्विस है। इसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी से लेके, और इसमें आपकी जो भी फैसिलिटी है, पास फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, सुविधा अच्छी खासी है, सैलरी भी बहुत बढ़िया। के लिए हम आए हैं यहाँ पे। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये पोस्ट होता क्या है, लेकिन यहाँ का मुझे पता चला कि एसएससी सीजीएल के जॉब से कहीं से भी आता जाए, सही बात, कहीं से भी कम नहीं है, मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, और सप्ताह में 2 दिन छुट्टी है। जैसे कि हम अभी आए हैं, मेरी 4-5 दिनों की छुट्टियां हैं। मैं उसमें अपने जो गांव के मित्र हैं उनके साथ मैंने काफी टूर किया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, और मुझे इसलिए छुट्टी लेने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि छुट्टी आपको अपने लेके जानी पड़ेगी। मतलब जो जनरली छुट्टी है उसी पे मैं एंजॉय करके अभी आ गया हूँ। तो मुझे, मेरे हिसाब से मुझे बहुत सुकून है इसमें, मैं बहुत अच्छा खासा फील कर रहा हूँ, और इसी हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि रेलवे बहुत ही अच्छी खासी सर्विस है। इन दोनों आदमी से मुझे जो एक सबसे अच्छी चीज सीख मिली ना, कि कभी कभी क्या होता है ना कि सफलता आपको 1-2 बार में ही मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कई बार 8-10 बार भी गुजरना पड़ेगा असफलता से, फिर जाके सफलता मिलेगा। लेकिन दोनों, एक तरफ आप देखते होंगे कि फर्स्ट बार रेलवे का एग्जाम दिया, उन्होंने क्लियर कर लिया। सेकेंड तरफ जो मेरे भाई सैम हैं, इन्होंने कई बार एग्जाम दिया तब जाके फाइनल। लेकिन इनसे जो एक सबसे अच्छी चीज सीख मिले ना, कि प्रयत्न करते रहिए भाई, बैठ के मत रहिए, आप होपलेस मत होइए कि एक बार हम फेल हो गए तो पता नहीं क्या होगा, जीवन खत्म हो गया। भाई ट्राई कीजिए ना, कब किस्मत बदल जाए किसी को नहीं पता होता है। और एक बार कहते हैं कि फेल होते होते कब पास हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा, और एक बार जब पास हो जाओगे तो कितने बार फेल हुए कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं सर? तो और एक और चीज है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये
यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपके मेहनत का एक दर्रा भी प्रकृति अपने पास नहीं रखती है, आपको किसी न किसी रूप में लौटाएगी। क्योंकि मैंने तैयारी बिहार एसएससी का किया था, पुलिस का किया था, एसआई का किया, लेकिन अगर मेरी अच्छी तैयारी थी, मेरे टाइपिंग अच्छे थे, मैंने पहले कोशिश किया था उसके लिए, तो वो आके इधर सेट हुआ और मुझे इधर का मेहनत उधर मिल गया। लेकिन ये सत्य है कि अगर आप मेहनत कीजिएगा, बेशक आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, लेकिन उससे अच्छा चीज़ अगर कहीं मिलना होगा तो वो नहीं मिलेगा, तो मिलेगी, आपको जरूर मिलेगी, इसका गारंटी है। मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाता सर, है हमेशा कभी न कभी कहा जाता है कि आप सफल हो ना हो, आपके आने वाला जो पीढ़ी होगा उसमें से कोई सफल हो जाएगा आपके मेहनत से, तो कभी बर्बाद नहीं जाता है। क्या सर, बिल्कुल अपने पे भरोसा रखिए तो, और मेहनत पे भरोसा रखिए। और क्योंकि जब आप अच्छा काम करने चले हैं तो अटकने तो आएगी, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए उससे पहले आपका एग्जाम तो होगा कि आप उस लायक हैं या नहीं है। तो इसीलिए से घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, जरूर सफलता एक ना एक दिन आपको मिलेगी। आज हम एकदम मोटी तौर पे आप लोगों के लिए एक वीडियो बस इसी तरह लेकर के आया था, बताने के लिए कि ऐसे भी लोग हैं जो कि काफी ज्यादा संघर्ष करके अच्छे पद पे जा रहे हैं। अगर आप लोगों की इच्छा होगा, आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा, कुछ कमेंट करके बताइएगा, तो हम इन दोनों लोगों से प्रॉपर कैसे तैयारी किया जाए, क्या होता है सिलेबस, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो या बैंकिंग सेक्टर का इच्छा होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। इनकी जो शुरुआती जर्नी हुई बचपन से लेकर के अभी तक का हर एक चीज पे चर्चा डिटेल से वीडियो बना करके भेज दूंगा। आज सिर्फ और सिर्फ मोटी तौर पे हम इनसे जानते हैं कि सरकारी नौकरी के प्रति कैसे इनका रुझान पड़ता, और वर्तमान में ये चूंकि साउदर्न रेलवे में पोस्टेड हैं, वो भी तिरुचिरापल्ली डिवीजन में, तो और इनको आए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तो मैं इनसे चाहता हूं जानना कि इनको कैसा लगा साउथ इंडिया का कल्चर से ये कितने प्रभावित हो पाए हैं, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ की भाषा सुन करके जो कि नॉर्थ इंडिया की भाषा से बिल्कुल अलग है, कैसा यहाँ का खान पीन है। तो सर कैसा, आप लोग को अभी ज्यादा दिन आए हुए हुआ नहीं है, तो कैसा यहाँ का भाषा, यहाँ के खान पीन कैसा लगा आप लोगों को? भाषा तो समझ आती नहीं है, ये सच बात है। और खाना हमारे नॉर्थ इंडिया में थोड़ा मसालेदार, ये थोड़ा ज़्यादा फ्राई ये चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें यहाँ नहीं है, बहुत ही सादा खाना है यहाँ पे। तो सच बताऊं तो खाना तो नहीं पसंद आ रहा है, ना भाषा समझ में आता है, बट इंग्लिश यहाँ पे एक हमारे लिए मदद हो रहा है कि इंग्लिश बोल पाते हैं, अगले भी जो इंग्लिश समझते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन हो पाता है। और नहीं तो फिर कोई दूसरा, अगर कोई आदमी नहीं समझ रहा है तो बगल का कोई आदमी अगर समझ पाता है तो वो थोड़ा सा मदद कर देता है, हमारे बात को समझा देता है अगले को, ये है। और दिक्कत ये है कि घर से कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस है, और मैं जैसा कि आपने देखा कि मैं बहुत पहली बार निकला था घर से, और तो मुझे दिक्कत हो रहा है यहाँ पे कि घर बहुत दूर है, होम सिकनेस जैसा महसूस हो रहा है। अब देखते हैं कि कब तक यहाँ रहना है या कब तक यहाँ रहने की आदत लग जाती है। आपको सर कैसा लगा यहाँ का भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कल्चर, जो खान पीन का व्यवस्था है यहाँ, आपको कैसा लगा? मैं जब शुरू में आया यहाँ तो मुझे भी सिचुएशन सेम इन्हीं की जैसी थी। अच्छा। मैं जब सबसे पहले आया तो मुझे यहाँ का कुछ आइडिया था नहीं, तो ना मुझे भाषा अच्छा लगता था, ना मुझे यहाँ का भोजन अच्छा लगता था। तो प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन धीरे धीरे हमारे जो डीआरएम ऑफिस उसमें एक कैंटीन है जहाँ पे सुबह का नाश्ता मिलता है और दोपहर का भोजन भी मिलता है, जिसकी कॉस्ट बहुत कम है। और पहले तो गए तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे जो होता है ना कि हैबिट होने के बाद वो चीज़ अच्छा लगता है, तो अब सही है मेरे लिए, उसको अच्छे से हम ले पाते हैं। और अभी तो खैर भाषा से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि इंसान से जुड़ने के लिए सबसे पहले भाषा की जरूरत होती है। बिल्कुल। उसकी भाषा को समझना पड़ता है। इंग्लिश में आप किसी को समझा सकते हैं, किसी से समझ सकते हैं, लेकिन केवल बात हो पाता है, भाव नहीं, इमोशन को शेयर आप अपने लोकल भाषा में ही कर सकते हैं। तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। जैसे अभी जो छोटी भाषा है, जैसे नी मीन्स, जैसे हम लोग तुम बोलते हैं, निंगा वही हो गया, अंगा आ गया, तो जैसे आप हो गया। तो मैं ऐसे धीरे धीरे उसको सीखने का कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ 1-2 साल और रुक जाऊँ तो मैं अच्छे से इस भाषा को भी सीख सकता हूँ। ऐसा मेरा मानना है कि कोई भी कल्चर, कोई भी संस्कृति को सीखना आपके सब्जेक्ट के एक चैप्टर के समान है। जो कि आप शुरुआत कीजिएगा तो आपके लिए वो बिल्कुल अनवन होता है, लेकिन खत्म होने के बाद आपको महसूस होता है कि शायद हम इसको अच्छे से पढ़ ले तो
वाकई किसी चीज़ में कोई ऐसा चीज़ नहीं होता जिसमें हम पारंगत ना हो सके। तो शुरुआती स्टेज पे हैं, थोड़ी सी भाषा का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बता दूं आप सब लोगों की कि आपने बांग्ला सुना होगा, उड़िया सुना होगा, झारखंड की भाषा सुना होगा, लेकिन तमिल जो एक ऐसी भाषा है जिसमें हिंदी और तमिल में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल दूर दूर तक कोई शब्द ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा जो दोनों एक दूसरे से मैच करे, लेकिन फिर भी दिल में अगर ख्वाहिश है तो सपने पूरे होंगे, ये कहावत है। तो हर एक चीज को अगर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दीजिए ना, तो वो सपना एक दिन साकार हो जाएगा और आपको भाषा में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं, सप्ताह में 2 दिन वीकली छुट्टी होती है, और तो वीकली छुट्टी होने के बाद भी ये लोग काफ़ी घूमने फिरने पे ध्यान देते हैं। भाषा सीखने पे बहुत ज़्यादा मेहनत ये लोग कर रहे हैं। यहाँ की कल्चर संस्कृति मैं जितना जान रहा हूँ लोगों को, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आने वाला कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद ये भाषा पे भी अच्छी कमांड हो जाएगा। तो फिर से मैं वीडियो लेकर के आऊँगा इनके साथ और जानेंगे कि कितना अनुभवी हो पाए ये यहाँ के भाषा के साथ। मैं वीडियो को आज ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आज की जर्नी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों का इच्छा होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं प्रॉपर सिलेबस के साथ कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा पोस्ट आपके लिए बेटर होगा, हर एक चीज पे वीडियो बना के दूंगा। चलिए तब तक के लिए दीजिए हम सब लोगों को अलविदा। हम धन्यवाद करते हैं इन दोनों आदमी को जो अपना कीमती समय निकाल करके हमारे पास आए। आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय।